तो आज हमारे साथ अश्वनी दुबे जी मौजूद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज, यानी कि फ्रॉम विजन टू एक्शन। अब इस बुक के बारे में क्या है, जो ये नया कानून आया है इसे लाने की क्या जरूरत है, इसके बारे में बताने के लिए अश्वनी जी खुद हमारे साथ मौजूद है। अश्वनी जी, क्योंकि आपने इस बुक को लॉन्च किया है तो इस बुक की बारीकी तो आप ही बता सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस नए कानून को लाने की क्या जरूरत है। देखिए, ज़रूरत इस नए कानून को लाने की क्या है, अगर इसको डीप स्टडी करेंगे तो इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। मगर मैं मोटे तौर पर आपको यह बताता हूँ कि हमारे देश का जो कानून है अभी, ख़ास तौर से क्रिमिनल लॉ, वो 1860 में लॉर्ड मैकाले ने हम भारतीयों पर शासन करने के लिए, हम भारतीयों को रूल करने के लिए, हम भारतीयों के अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको जेलों में डालने के लिए, हम भारतीयों के ऊपर वो तमाम जो जालियांवाला बाग जैसे नरसंहार करते हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए, भगत सिंह की फांसी को जस्टिफाई करने के लिए, मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप को लगातार चलाए रखने के लिए और हम पर रूल करने के लिए लाए, जो आज़ादी के बाद भी अब तक प्रेवेलेंट है। पहला। दूसरा, 1860 का जो इंडियन पीनल कोड है, जैसा नाम से प्रतीत होता है, वो है भारतीय दंड संहिता। दंड माने पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट, दंड देने के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन अब ये जो कानून आया है, अभी सरकार लेकर के पार्लियामेंट में कल पास किया, ये जो कानून है ये है न्याय के सिद्धांत पर आधारित। तो एक मैकाले, जब हम बार बार कह रहे हैं कि अंग्रेजों गोरे चले गए, तो गोरे अपना कानून हम पर थोप कर चले गए, तो हमें उस कानून से निकलने की ज़रूरत थी। हमें आज़ाद भारत में अपना एक ऐसा स्वतंत्र कानून चाहिए था जो कानून आज के हिसाब से उपयुक्त हो। 150 साल से ज़्यादा का समय जो बीत गया है, उस 150 साल के ज़्यादा समय बाद जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया, क्राइम करने के भी तरीके बदल गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ गया, हम डिजिटल एविडेंस में आ गए, हम साइबर क्राइम की तरफ बात कर ले, हम डीप फेक की बात कर लगे। तो 1860 का वो जो कानून था वो आज की स्थिति में उसको डील करने के लिए काफ़ी नहीं था। तो एक तो ये। दूसरा, मॉब लिंचिंग जैसे जो ऑफेंस हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे जो ऑफेंस है, ग्रीवियस हर्ट जैसे जो ऑफेंस है, या कुछ जो सेक्शंस अब ज़रूरत ही नहीं रही जिनकी, वो सब उस कानून में थे, तो उनको हटाने की ज़रूरत थी और आज के हिसाब से चेंज करने की ज़रूरत थी, पनिशमेंट बढ़ाने की ज़रूरत थी। गाड़ी चला करके, जैसे 304A कि अभी आपने पुणे का केस देखा कि कैसे 200 किलोमीटर प्रति स्पीड से गाड़ी चलती रही, प्रति घंटे की स्पीड से 2 लोगों को मार दिया। पनिशमेंट अगर हम देखें तो अगर हम नेग्लिजेंस की बात करते हैं तो उसमें 2 साल का है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष का है। तो ऐसी परिस्थितियों में सड़क पर लोग मरता हुआ छोड़ करके, एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं, थानों से जमानत हो जाती है क्योंकि उसमें 2 साल तक की सजाई है 304A जैसे केसेस में। तो आज के हिसाब से वो कानून कुल मिलाकर रेलेवेंट नहीं थे, तो उनको हटाने की ज़रूरत थी। और ये भी कहना था कि हमने औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत कर दिया, तो हमारा भारत का अपना कानून, संविधान अपना आ गया। संविधान भी कहता है कि लॉ डिराइव फ्रॉम द पार्लियामेंट, वो आ गया, तो भारत का अपना कानून है, इसलिए इसको एंड ऑफ कॉलोनियल लॉ। लेकिन एक बात और आपसे समझना चाहूंगी अश्विनी जी, क्योंकि इस बुक की अगर बात करें तो क्या इस नए कानून के आने से जो पुलिस डिपार्टमेंट है या पुलिस विभाग की अगर ऐसे बात करते हैं तो क्या उनके बहुत सारे ऐसे राज जो हैं वो खुल जाएंगे, या फिर उन्हें पावर बहुत ज़्यादा मिल जाएगी इस कानून के तहत? पावर, ये बताइए कि जब गोरे भारत पे हम लोगों पर राज करने के लिए जो कानून लेकर आए तो उन्होंने पुलिस को ज़्यादा पावर दी थी, क्योंकि गोरे पुलिस के माध्यम से लोगों को जेल में भेजते थे, वो ज़्यादा खतरनाक था। या आज जब हम आज़ाद देश में हैं, जहां हर एक बात पर कोर्ट जुडिशियल रिव्यू देखती हैं, कोर्ट तमाम ऑफेंसेस में लोगों को जमानत देती है, कोर्ट लाइफ और लिबर्टी के लोगों को प्रोटेक्ट करती है, कि वो कानून ज़्यादा अच्छा है। पुलिस राज की अगर हम बात करें तो कैसे घोड़े दौड़ा देते थे भारतीयों के ऊपर, कैसे राजद्रोह के केसेस में अंदर डाल देते थे अंग्रेज, वो ज़्यादा माने ज़्यादा ब्रुटैलिटी थी। या आज नंबर 1। नंबर 2, जो कानून अभी लागू ही नहीं हुआ, जो कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होगा, उसके बारे में हम कहने लगे कि पुलिस ऐसा करेगी, तो उसको इन प्रैक्टिकल आने तो दीजिए। फिर अब तीसरी व्यवस्था ये कि भारत एक संघीय ढांचा भी है और भारत संविधान से चलने वाला एक देश है, तो संविधान में जुडिशरी भी उसको कंट्रोल करने के लिए हायरार्की भी बनी हुई है, तमाम जो कांस्टेबल से लेकर के और डीजीपी तक की अगर हम बात करें, तो ये कहना कि पुलिस का राज हो जाएगा,
ऐसा नहीं है। और पुलिस का राज होता है तो अदालतें बैठी रहती हैं ये इंश्योर करने के लिए किसी आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हो, कानून का भय नहीं हो, हमसे खास तौर से लोग स्वच्छंद विचरण करें और अपराधी को सज़ा मिले और जो विक्टिम है विक्टिम को न्याय मिले। बिल्कुल। और क्योंकि देश जो है वो संविधान से ही चलता है, संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं है, और जो संविधान बना है, जो कानून बना, उसे तो हर किसी को मानना है। लेकिन अगर बात करें तो इस कानून में क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या चीज़ें और आगे बदलेंगी इस कानून को लेकर, वो भी थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि देश में 77 बार क्रिमिनल लॉ को संशोधित किया गया, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव कोई ऐसा कानून नहीं बना जो कानून डील कर सके टेररिज्म को, जो कानून डील कर सके कि क्रॉस बॉर्डर से अगर भारत में इंस्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई फंडिंग हो रही है, जिसमें जो है आप इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, वाइट कॉलर ऑफेंसेस हैं, सेपरेट कानून आपने बना दिया, यूएपीए भी बना दिया आपने, पीएमएलए भी है आपके पास, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। लेकिन एक जो कानून होना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल लॉ या इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता, जो कॉम्प्रिहेंसिव कोड हो, वो कॉम्प्रिहेंसिव कोड नहीं था एक जैसा, जो कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रॉपरली वो अप्लाई होता। तो ये कानून एक ऐसा कानून है जिसमें तमाम परिस्थितियों को देखते हुए बनाया गया है, आज की ज़रूरत के हिसाब से, आने वाले 100 वर्षों तक की ज़रूरत के हिसाब से। तो कानून आज की ज़रूरत के हिसाब से होता है, लेकिन उसमें जो रिफॉर्म्स होते हैं वो आने वाले समय में जो है अगर कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं उनको डील करते हैं। साइबर लॉ 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, 2024 में डीप फेक आ गया, तो डीप फेक को भी डील करने के लिए ऐसे कानून चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही वैलिड और अच्छा स्टेप है, खास तौर से अपने कानून की तरफ। और रिफॉर्म तो सतत चलने वाली प्रक्रिया, रिफॉर्म तो होते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, लेकिन क्योंकि कानून की बात यहाँ पर हो रही है, अपराध को ज़रूर यहाँ पर लाया जाएगा सामने। अपराध को लेकर इस कानून को अगर देखते हैं तो और कितना ज़्यादा स्ट्रांग देखा जा सकता है इसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अपराधी को, माने दोषी को जल्दी सज़ा मिले और जो विक्टिम है उसको न्याय मिले, और उसका सोसाइटी में जो इम्पैक्ट है वो पड़े, ताकि लोग अपराध करने से पहले सोचें। अश्विनी जी, एक छोटी सी बात, क्योंकि आप अपराध की बात हम सब लोग कर रहे हैं, वाकई कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत लंबे चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें न्याय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या बेहतर चीज़ें इस कानून में देखने को मिलेंगी ताकि जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिल सके? इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो सबसे पहले पेंडेंसी हो, पेंडेंसी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा जो प्रोसिक्यूशन है वो जितना जल्दी, जितना फास्टेस्ट मैनर में तमाम चीज़ों को रख सके, और चौथा जो अपील का पावर होता है, एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन, कि आप अपील में चले जाते हैं, अपील में तो वो टाइम कम लगे, इन्वेस्टिगेशन में टाइम कम लगे, और जजेस भी टाइम बाउंड मैनर में फैसला दें। प्रोसिक्यूशन की इसमें सब किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो हैं वो जल्दी से इसमें अपने जो उनके रिपोर्ट्स हैं वो दें, बाकी गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं वो दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं से आनी, अस्पताल का कहीं से रिपोर्ट आना है, वो सब जल्दी से आए, वो इसकी बात करता है। और मैं समझता हूँ कि इस कानून में जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं या जो ख़ास तौर से पुलिस के लोग हैं, वो अगर हिला हवाली करते तो उनके ऊपर भी एक्शन बनता है। तो रॉन्गफुल और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन को डील करने की भी बात है। तो अब आने वाले दिनों में चूँकि हर रोज़ कुछ नए स्टेप्स आने हैं, तो ये है, लेकिन अभी 2024 के हिसाब से बड़ा वेलकमिंग स्टेप है, और इसीलिए हमने इसमें एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज में इसको लिखा भी है अपने सारे चैप्टर्स में कि क्यों इसकी ज़रूरत है। अच्छा, तो इससे एक बात और भी समझा जा सकता है कि जो तारीख पे तारीख मिलती है उसमें भी अब बदलाव होगा? हाँ, निश्चित तौर पर तारीख पर बदलाव होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो जुडिशियल सिस्टम है उसका ठीक होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे तभी तो टाइम बाउंड मैनर में फैसला होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर अदालत और पुलिस अगर समय पे ये काम नहीं करते हैं तो इनके लिए किस तरीके से एक्शन होगा, किस तरीके से काम किया जाएगा? उसमें भी वो व्यवस्था है, उसमें भी वो व्यवस्था है कि उनके ऊपर क्या होगा, लेकिन क्या एग्जैक्ट उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा वो अभी इसमें नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में, हालांकि अदालतें तो हमेशा काम अपना अच्छे से करती हैं, अदालतें तो न्याय देती हैं। भारत की न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे बेहतरीन न्याय प्रणाली है, जहाँ के जजेस बहुत ट्रांसपेरेंट काम करते हैं, जहाँ के जजेस बहुत अकाउंटेबल होते हैं सोसाइटी के लिए, बहुत मेहनत करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जनता को न्याय मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर रोज़ नए स्टेप आएगा, नए चैलेंज आएंगे, तो उसके नए निर्णय, नए जो है उसके हल निकलेंगे।
अच्छा अश्विनी जी, इसमें ये भी है, अगर इस बुक की बात करते हैं, क्योंकि इस नए कानून का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि आपने खुद इस बुक को लिखा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपने बारीकी से उठाया है और बारीकी से उन मुद्दों पर बातचीत भी की है। तो एक मैसेज के तौर पर क्या आप कहना चाहेंगे इस बुक को लेकर, और जो विरोध लोग कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही है। सही बात के लिए जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डिसेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिना जाने ही कि इस कानून में इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या दिक्कत आ रही है। जब कोई चीज़ लागू होगी तब तो उसके चैलेंजेस पता चलेंगे, उसके पहले ही विरोध करना मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है। तो वो तो विरोध प्रदर्शन की भारत की परंपरा रही है, पहले से हर अच्छी चीज़ का विरोध शुरू में होता ही है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़ा इफ़ेक्टिव है और ये बहुत ही जल्दी लोगों को समझ में भी आएगा। कम सेक्शंस हैं, जो लोगों को सब समझ में आएगा तो वो करेंगे। और इतना फ्रेंडली है, कॉमन फ्रेंडली है, ह्यूमन फ्रेंडली है, लोगों के जो जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच रखने वाले हैं। और सबका एक ही काम होता है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को स्मूथ करना, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को लोगों को जस्टिस मिले, उसको अकाउंटेबल बनाना, ये सब पर बात है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही अच्छा। लेकिन एक चीज़ और भी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कानून के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो विरोध इस तरीके से करते हैं जैसे उनको कानून के बारे में हर चीज़ें पता हो। ये गलत है पूरी तरीके से, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। तो ऐसे लोगों को एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? एक होता है ना, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानो तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए। देखिए, उनका विरोध हर अच्छे काम से है। आप सीए आता है तो सीए कहता है कि भाई सिटीजनशिप मिलेगी जो रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड लोग हैं, लेकिन वो किसी की सिटीजनशिप लेने की बात नहीं करता। लोग कह रहे हैं सिटीजनशिप चली जाएगी, तो भ्रम फैलाने की बात किया। सीए के बाद आप देखिए पीएमएलए में आप कितनी करप्शन की मनी इन्वॉल्व हो रही है, कितना करप्शन, कितना ब्लैक मनी पकड़ा जा रहा है, उसके भी विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। तीसरा ये कानून आया, कानून के विरोध में खड़े हुए। चौथा फॉर्म ला जाए जो कितने अच्छे थे, उसके विरोध में। तो ये विरोध करने की परंपरा सेलेक्टिव लोगों की रही है हमेशा से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि देश की बेहतरी के लिए ये कानून भी है और देश की बेहतरी के लिए सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और उस सब से जो है देश, और मैं तो ये भी चाहूँगा कि इस विरोध से जो रूलिंग डिस्पेंशन है वो बजाय ज़्यादा डरने के देश हित में निर्णय, ताकि आम आदमी को सही मायने में, सार्थक मायने में न्याय भी मिले और रोजगार भी मिले और उसका अपना जीवन यापन भी सही हो। बिल्कुल, और इसीलिए इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज। हाँ, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको कानून के बारे में पता चलेगा कि इसमें क्या क्या बदलाव किया गया और क्या क्या नई चीज़ें इसमें लाई गई, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, इस बुक के बारे में, उस किताब के बारे में बारीकी से बताने के लिए। थैंक यू।